हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे सेल बायोलॉजी का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है लाइफ साइंस में सबसे ज़्यादा पूछने वाला एक क्वेश्चन है। तो इनका हम आज स्टडी देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो जीनोम ऑर्गेनाइजेशन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है और लाइफ साइंस में यह क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछता है। तो आज हम देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं, उनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर, उनका साइज, शेप, नंबर और उसका डिस्ट्रीब्यूशंस, और लास्ट देखेंगे उसका जीनोम ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शंस। तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं। कि अभी तक हमने पिछले क्लास में या फिर अभी जितने भी क्लास में हमने पढ़े हैं तो हमें यह पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हमें बस इतना पता है कि इसे एनर्जी का पावर हाउस कहते हैं, लेकिन हम आज देखेंगे कि उसको एनर्जी का पावर हाउस क्यों कहते हैं। एनर्जी का पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि वह एटीपी मतलब एडेनिन डाइफॉस्फेट जो है वो एडेनिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट होकर एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करके रखने का काम करता है। जैसे ये एटीपी है, ठीक, एटीपी डायरेक्ट बनेगा क्या? एटीपी डायरेक्ट नहीं बनेगा, ठीक। एटीपी जो है वो एडीपी से बनेगा, एडीपी से एटीपी मतलब एडेनिन डाइफॉस्फेट से एडेनिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है। मतलब इनमें एनर्जी क्या है, स्टोर होना यहाँ स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ देखेंगे कि वास्तव में एनर्जी का जो स्टोरेज जो है या फिर स्टोर होकर जो यहाँ है वो आखिर किस किस एक्टिविटी में काम करेगा। तो सबसे फर्स्ट है यहाँ एटीपी, जिसे एडेनिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। एडेनिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो डायरेक्टली नहीं बनता, उनमें एक फास्फेट ग्रुप जुड़ने से, एडीपी में एक फास्फेट ग्रुप जुड़ने से वह एटीपी का फॉर्मेशन करता है ना। नेक्स्ट देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे फर्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शंस में लिखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्लांट के जितने भी एरियर पार्ट्स है उनमें प्रेजेंट रहता है। जैसे एरियर पार्ट्स क्या होगा कि जो हवा चलता है उस दिशा में जो मुड़ जाता है आसानी से, है ना। तो ऐसे पार्ट में जो पाया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये क्या होता है, फिलामेंटस एंड ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में पाया जाता है। ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर, फिलामेंटस एंड क्लब शेप में पाया जाता है, ठीक। इसको सबसे फर्स्ट आइडेंटिफाई किया, इनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर बात करें तो इनको सबसे फर्स्ट बताए फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट ने। फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट ने बताया सबसे फर्स्ट 1850 में। नेक्स्ट उसके बाद आया उनको बेंडा नामक साइंटिस्ट ने उनका विस्तृत अध्ययन करके बताया कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इस प्रकार से होना चाहिए, है ना। सबसे फर्स्ट कोलिकर नामक साइंटिस्ट ने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट बेस में उसको स्टडी किया। एक्सपेरिमेंट बेस में बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया इस प्रकार से होना चाहिए, या फिर उनका सिर्फ उन्होंने कल्पना किया कि ये इस प्रकार से है। बट उसके बाद बेंडा नामक साइंटिस्ट ने बताया कि ये माइटोकॉन्ड्रिया ही है ना। माइटोकॉन्ड्रिया को बताया किसने, बेंडा नामक साइंटिस्ट ने। उसको एक्सपेरिमेंट किसने दिया, कोलिकर नामक साइंटिस्ट ने, ठीक। तो ये जो है मेन साइंटिस्ट है ये। उसके बाद और 2-3 साइंटिस्ट थे, अल्टमान नामक साइंटिस्ट, है ना। तो ये साइंटिस्ट ने उसको बताया। सबसे फर्स्ट हम क्या देखें, इंट्रोडक्शन में क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी सिंथेसिस के थ्रू फूड मटेरियल को स्टोर करके रखने का काम करता है, इसलिए उसे एनर्जी का पावर हाउस कहा जाता है। सेकंड कि यह प्लांट के एरियर पार्ट में ही पाया जाता है। नेक्स्ट इनका जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो फिलामेंटस, ग्रेन्यूल्स एंड क्लब शेप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हिस्ट्री में देखें, सबसे फर्स्ट उसको अल्टमान नामक साइंटिस्ट, फिर नेक्स्ट बेंडा नामक साइंटिस्ट, फिर एक जो है उसको फ्लेमिंग नामक साइंटिस्ट, एक कोलिकर नामक साइंटिस्ट, इन सभी ने उनका विस्तृत अध्ययन करके उन्होंने बताया। नेक्स्ट है इनके साइज के बारे में अगर देखें तो साइज जो है वो स्ट्रक्चर बेस में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इस प्रकार से उनका साइज है, इस प्रकार से शेप है। जनरली जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो 3 भाग में होता है, एक जो है उनके साइज के बेस में, एक जो है उसके शेप के बेस में, ठीक, और एक जो है उनके नंबर के बेस में। ये 3 प्रकार से होगा। साइज में अगर देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो लगभग जो था 5 से जो होता है 10 म्यू तक होता है ना, 5 से 10 म्यू तक। और इनकी जो थिकनेस है वो होता है 0.2 म्यू से 2 म्यू तक होती है इनकी थिकनेस, है ना। ये हो गया उनका साइज, कितना होता है 5 से 10 म्यू, है ना। नेक्स्ट है उनकी जो थिकनेस है वो कितना होगा 0.2 म्यू से 2 म्यू तक, ठीक। ये हो गया उनका साइज। अब शेप जो है वो मैं सबसे पहले ही बता चुका हूँ, ये जो था फिलामेंटस, ग्रेन्यूल्स लाइक एंड जो था क्लब शेप में होता है इनका स्ट्रक्चर। ये हो गया नेक्स्ट नंबर। तो हमेशा याद रखना कि जो प्लांट है वो डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट प्रकार के पाए जाते हैं, है ना। कि अगर हम ये बोले कि ये प्लांट जो है
ये प्लांट में अगर 50% है ना माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या है तो दूसरे प्लांट में भी उतना ही होना चाहिए, तो ये नहीं होगा वैसे ना, क्योंकि डिफरेंट प्लांट स्पीसीज में उनका नंबर जो है वो डिफरेंट रूप में पाया जाता है। मैक्सिमम देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या 500 है ना 500 के रूप में पाया जाता है, वो भी अलग अलग प्रजाति में। ठीक, ये हो गया इनका साइज क्या है, शेप क्या है और उसका नंबर क्या है। नेक्स्ट देखते हैं उनका स्ट्रक्चर कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होना चाहिए, और स्ट्रक्चर के बेस में आप सभी को पता चल जाएगा कि ये किस प्रकार से होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को अब हम आइडेंटिफाई करते हैं, है ना, कि इसको डिस्क्राइब करते हैं कि किस प्रकार से है। सबसे फर्स्ट जो है माइटोकॉन्ड्रिया में अगर डायग्राम जो है वो ऐसी बनाना सबसे फर्स्ट, है ना, कि कलरफुल डायग्राम रहना चाहिए। अगर जितने भी कंपटीशन वाले हम लोग के लिए नहीं है, बस नॉलेज के लिए रहना चाहिए कि इस प्रकार से होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो दो मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। सबसे फर्स्ट है यहाँ पास, ये हो गया अपना, है ना, आउटर मेम्ब्रेन, और दूसरा जो है यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन। ठीक, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। तो सबसे फर्स्ट लिख सकते हैं मेम्ब्रेन के बेस में, है ना, कि डिस्क्राइब अबाउट मेम्ब्रेन बेस, कि मेम्ब्रेन के बेस में उसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट कि माइटोकॉन्ड्रिया में दो प्रकार के मेम्ब्रेन पाया जाता है। सबसे फर्स्ट इनर मेम्ब्रेन और दूसरा जो है वो आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच की जो थिकनेस है वो हमेशा होता है 75 एंगस्ट्रॉम। ठीक, तो हमेशा याद रखना कि इनर और आउटर के बीच की जो थिकनेस है वो कितना है, 75 एंगस्ट्रॉम। ठीक, और नेक्स्ट है यहाँ कि अब चेंबर में इनर और आउटर चेंबर, तो सबसे फर्स्ट इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन की थिकनेस होती है 75 एंगस्ट्रॉम। दूसरा, इनर और आउटर के बीच में एक स्पेस पाया जाता है, ये स्पेस है ना, ये एक स्पेस पाया जाता है। इस स्पेस को बोलते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, है ना, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। यह लिक्विड के कंडीशंस में, जितना भी यहाँ लिक्विड कंडीशंस में है, ये जो डॉट डॉट टाइप स्ट्रक्चर है, इसको कहेंगे साइटोप्लाज्म, है ना, कि जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है उनमें क्या पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं चेंबर, कि सबसे फर्स्ट किसके बेस में आइडेंटिफाई करना है, मेम्ब्रेन के बेस में, और दूसरा करेंगे अब चेंबर के बेस में। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उनमें चेंबर दो प्रकार के पाया जाता है, एक है वो आउटर चेंबर और दूसरा जो है इनर चेंबर। आउटर चेंबर के जो थिकनेस जो है वो हमेशा होता है 60 से 80 एंगस्ट्रॉम। ठीक, आउटर मेम्ब्रेन की थिकनेस होती है 60 से 80 एंगस्ट्रॉम, और नेक्स्ट इनर चेंबर की थिकनेस होती है 80 से 100 एंगस्ट्रॉम, है ना। ये हो गया इनकी थिकनेस। आउटर चेंबर की थिकनेस है 60 एंगस्ट्रॉम से 80 एंगस्ट्रॉम, और इनर मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है ना, चेंबर की थिकनेस जो है वो 80 से 100 एंगस्ट्रॉम है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं इसमें F1 पार्टिकल है। तो मैट्रिक्स में सबसे फर्स्ट इनर चेंबर और आउटर चेंबर के बीच में क्या पाया जाता है, मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स जो है उनमें सबसे ज्यादा कोई विकसित रीजन है वो है F1 पार्टिकल्स। F1 पार्टिकल के स्ट्रक्चर को हम यहाँ देखें किस प्रकार से होना चाहिए, देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट F1 पार्टिकल वो जो है तीन भागों से मिलकर बना होता है। सबसे फर्स्ट है हेड, दूसरा जो है स्टार्ट, और तीसरा है बेस, है ना। हेड रीजन जो है वह ऊपर का रीजन होता है, सबसे ऊपर का रीजन, जैसे कि यहाँ पास ये रीजन है ना, ये रीजन क्या है, हेड रीजन। तो F1 पार्टिकल जो है उनमें ऊपर की तरफ एक रीजन पाया जाता है जिसको कहते हैं हेड रीजन, जिसकी थिकनेस होती है कितना, 80 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट हेड और बेस के बीच में एक रीजन पाया जाता है जिसे बोलते हैं स्टार्क रीजन। इनकी थिकनेस होती है 33 टू 53 एंगस्ट्रॉम, है ना। नेक्स्ट बेस
बेस क्या करता है कि ये जो है उसको मजबूती प्रदान करने का काम करेगा, मतलब जिस भी एरिया से वो चिपके रहेगा, है ना, जिस भी एरिया से वो अटैच कंडीशन से पाया जाएगा उसको कहेंगे स्टाफ। और ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करने का काम करता है। सबसे फर्स्ट बेस रीजन जो है इनकी थिकनेस होती है 80 एंगस्ट्रॉम। ठीक, सबसे फर्स्ट क्या देखा है, मेम्ब्रेन के बेस में आइडेंटिफाई किए, दूसरा चेंबर के बेस में आइडेंटिफाई किए, और तीसरा F1 पार्टिकल के बेस में। नेक्स्ट इनमें क्रिस्टी पाया जाता है, इनमें क्रिस्टी पाया जाता है, और क्रिस्टी जो है वो भी कहाँ पाया जाता है, मैट्रिक्स वाले रीजन में पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर ग्रेन्यूल्स है, और सबसे मेन कि जब हम इनके स्ट्रक्चर को देखें, ये जो है लाइफ साइंस जो है ना, लाइफ साइंस बुक का है ये वाला, और ये जो है जो जनरली बुक में जो हम पढ़ते हैं उसका। लाइफ साइंस में क्या दिया है, हमें हमेशा याद रखना लाइफ साइंस में कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी पाया जाता है। ठीक, ये है अपना एटीपी, ये हो गया अपना एटीपी। ठीक, नेक्स्ट वहां डायग्राम में बना गया है कि जो 7th एडिशन 6th एडिशन के बुक है उसमें देखना आप लोग, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कि एटीपी का स्ट्रक्चर मैट्रिक्स में है तो कहां पास है। मैट्रिक्स में अगर बोल दिया गया है मतलब उनका स्ट्रक्चर आप आइडेंटिफाई कराना कि यहाँ पास है। तो जैसे सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि ये है अपना मैट्रिक्स वाले रीजन। सबसे फर्स्ट इनमें राइबोसोम पाया जाता है, और राइबोसोम है वो भी 70S प्रकार के राइबोसोम। हमें हमेशा याद रखना कि जो राइबोसोम जो है वो प्लांट में हमेशा 70S प्रकार के पाया जाएगा, और एनिमल है उसमें 80S प्रकार के पाया जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्लांट में माइटोकॉन्ड्रिया है ना, प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम पाया जाता है तो कितने एस प्रकार के राइबोसोम्स। तो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा 70S प्रकार के राइबोसोम्स। नेक्स्ट इनमें डीएनए पाया जाता है, वो भी डबल स्टैंडर्ड कंडीशंस में, डबल स्टैंडर्ड कंडीशंस में पाया जाता है डीएनए। ठीक, नेक्स्ट है मैट्रिक्स रीजंस में ही पाया जाता है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर, इतना ही आइडेंटिफाई करना है कि लाइफ साइंस बुक में कि यहाँ पर सबसे फर्स्ट है कि इसमें डीएनए पाया जाता है, राइबोसोम्स पाया जाता है, वो भी मैट्रिक्स वाले रीजंस में पाया जाता है। एटीपी जो है वो क्या करता है, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो क्या करता है, एक फास्फेट जैसे ही रिमूव होगा मतलब एडेनिन डाइफॉस्फेट का निर्माण करता है। ठीक, नेक्स्ट है इनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अल्ट्रा स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट ये आउटर मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट करेगा ये। नेक्स्ट है यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन, और ये यहाँ पर जो रीजंस है वो है F1 पार्टिकल्स, और ये ग्रेन्यूल्स यहाँ अटैच कंडीशंस में है। ठीक, तो सबसे फर्स्ट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं सबको पता है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन था कि इनको एनर्जी का पावर हाउस क्यों कहते हैं। क्यों कहते हैं कि इस एरिया से भी फूड मटेरियल यहाँ आएगा, यहाँ से भी फूड मटेरियल, ये रीजन से, सभी रीजन से फूड मटेरियल इसके पास आ रहा है, सभी रीजन से इसके पास फूड मटेरियल आ रहा है। मतलब ये क्या हुआ कि इसके सभी रीजन में फूड मटेरियल क्या है, स्टोर कंडीशन में है। स्टोर करके अगर रखा मतलब एनर्जी लेवल उसके पास सबसे ज्यादा है, तो इसलिए उसको एनर्जी का पावर हाउस कहते हैं। एक जनरल क्या है कि दो व्यक्ति देखो, एक जो है क्या है जिनके पास बिल्कुल भी अभी है ना एनर्जी नहीं है, और दूसरे जो जिसके पास एनर्जी है। तो सबसे ज्यादा सक्षम कौन है, जिसके पास एनर्जी है, और जो असक्षम कौन है, जिनके पास एनर्जी नहीं है। तो वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास एनर्जी लेवल जो है वो बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि उनके पास सभी दिशा से एनर्जी आ रहा है, और वो उस एनर्जी को कैप्चर कौन करेगा, एटीपी है ना। एटीपी क्या करेगा, कैप्चर करके उसको रखेगा, इसलिए इसको एनर्जी का पावर हाउस कहा जाता है, या फिर रेस्पिरेशन सेंटर भी इसको कहा जाता है। रेस्पिरेशन सेंटर तो जितने भी सेट वाले हैं उनको ये याद रहना चाहिए कि रेस्पिरेशन सेंटर इसको कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो है सेंटर जिनमें फूड मटेरियल कलेक्ट हो रहा है ना, इस रीजन में कलेक्ट हो रहा है, यहाँ पर कलेक्शन ऑफ एरिया मैट्रिक्स, जिनमें क्या हो रहा है कि जितना भी यहाँ फूड मटेरियल वो एकत्रित हो रहा है, इसलिए इसको रेस्पिरेशन सेंटर भी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट हो गया यहाँ पर। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर बेस में आप आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते हो, लेकिन अब नेक्स्ट है जीनोम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो जीनोम ऑर्गेनाइजेशन के लिए वीडियो से जुड़े रहना, और जो नेक्स्ट वीडियो जो है वो जीनोम ऑर्गेनाइजेशन में आएगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखना, और जितना ज्यादा हो सके डाउट अगर है तो आप जरूर बताना, कमेंट बॉक्स में लिखना कि ये जो है यहाँ पर जो है आप है ना, जो भी दिक्कत हो या फिर जो भी, तो इसके लिए हम फिर नेक्स्ट वीडियो उसको सुधार कर बनाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखना। थैंक यू।